आप सभी को पता है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और आपका 9 दिसंबर को जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पेपर है। उसके लिए हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसे कि हमने आपके जो पिछले पेपर हुए उनके लिए जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे पूछे जाते हैं जो हम बता देते हैं आपको इंपोर्टेंट, तो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है ना। इसलिए हम ये पेपर के क्वेश्चन जो आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर रहेगा आपका क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से, द्विनामकरण पद्धति क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर से कर लेंगे, है ना। द्विनामकरण पद्धति, देखिए उसका नाम ही है नामकरण, है ना। तो जीवों के नामकरण की पद्धति है ना। किस प्रकार से द्विनाम क्या है, द्विनाम ऐसे कहा गया है क्योंकि अगर कोई भी जीव हो तो उसकी नामकरण की पद्धति क्या होती है, उसका नामकरण कैसे किया जाता है कि एक उसकी जाति होती है, एक उसका वंश होता है ना, एक वंश होता है। जैसे कि होमो सेम्पियंस मानव का है, मानव का जीनस होमो है और जाति क्या है सेम्पियंस, तो होमो सेम्पियंस नाम होगा। ऐसे ही किसी का नाम भी है अगर, तो उसका एक नाम होगा और उसकी एक जाति होगी। तो ये द्विनामकरण पद्धति है। यहाँ पे इसको लीनियस ने प्रतिपादन इसका किया था, आंसर याद रखेंगे लीनियस, ये आपका ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, लीनियस, कैरोलस लीनियस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ना। तो इसे कंप्लीट कर लेंगे। पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जैव विविधता क्या है ना। तो वैसे तो इसे कहें कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं, और इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल में इसमें हो जाएगा। तो ये पूरा दिया गया है, इसको कंप्लीट करिएगा। इसके बाद अगले चैप्टर की ओर रुख करते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्रियोन्स किसे कहते हैं। प्रियोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। प्रियोन्स के बारे में देखिए, है ना। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, और ये याद रखिएगा कि आर.एच. भिटेकर, है ना, ये आर.एच. भिटेकर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण किया था, है ना। तो ये याद रखिएगा। और प्रियोन्स क्या है ये तो आपको याद करना ही है ना, प्रियोन्स का ये दिया गया है पूरा, है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज का आपको नामांकित चित्र बनाना है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था और फिर से बता रहा हूँ कि इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे नीचे यहाँ पर दिया गया है जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर लिखिए। तो आपको कोई 4 अंतर जरूर से याद कर लेने हैं, है ना। 5 कर लीजिएगा ताकि अगर 4 नंबर का आया क्वेश्चन, 5 नंबर का आया, 3 का आया तो छूटेगा नहीं बिल्कुल, है ना। तो 5 कर लीजिएगा। अंतर बहुत ही सरल दिए गए होते हैं। यहाँ पे इनमें पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है ना। पादप कोशिका में लबक पाया जाता है, जंतु कोशिका में लबक अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में तारक अनुपस्थित रहता है जबकि इनमें पाया जाता है ना। तो ये रहे आपके अंतर। क्लोरोफिल का हो गया, इसमें क्लोरोफिल पादपों में होता है, पौधों में तो होता है, आपको पता ही होगा, और जंतुओं में नहीं होता है। तो इस प्रकार से हो जाएंगे। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है ये वाला, है ना, वनस्पति पादप जगत, है ना। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे देखिए यहाँ पे ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थलचर घर जल स्थलचर क्यों कहा जाता है ना। तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भूमि पर तथा जल में उगता है और इसके लिए पूर्णतः अनुकूलित होता है ना। क्योंकि ब्रायोफाइटा क्या है, जल स्थलचर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जल में भी है और स्थल में भी है ना। पानी में भी रहते हैं ये पौधे और यहाँ पे ज़मीन पे भी मिल जाते हैं ना, ठंडे इलाकों में तो ये मिल जाते हैं ना। तो इसलिए से दोनों जगह ये अनुकूलित हैं, है ना, अनुकूल हैं रहने के लिए। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को, है ना। याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ देखिए, अगला को चैप्टर ही है आपका प्राणी जगत। इससे बता दूँ क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपका खुले परिसंचरण तंत्र एवं बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर। 2 अंतर कर लेंगे, यहाँ पे दोनों ही दिए गए हैं, खुले एवं बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर दिया गया है आपको, देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्डेट्स एवं नॉन कॉर्डेट्स में आपको अंतर पूछा गया है। पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। किस आधार पर अंतर बताया गया है हमें ये भी वहाँ पे लिखा है ना। विशेषताओं के आधार पर यहाँ पृष्ठरज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पूंछ हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, इनके आधार पर यहाँ पे जो है वो बताया गया है अंतर, कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स, है ना। तो ये होता है अंतर। इनमें नोटोकोड होती है, इनमें नोटोकोड नहीं पाई जाती है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला चैप्टर है पुष्पीय पादपों की आकार की। इससे आपको करना है पौधों में जड़ के कार्य। देखिए जड़ के कार्य जरूर से कंप्लीट कर लेंगे, है ना। जड़ों का क्या कार्य होता है, स्थिरीकरण का कार्य करती हैं और अवशोषण का भी कार्य करती हैं ना। पौधे को खनिज तत्व देती हैं, पानी यही खींचती हैं, अवशोषित करती हैं ज़मीन से,
है ना, और रावहन का कार्य करती हैं, कंडक्शन का। जड़ें भूमि से अवशोषित पदार्थों को तने एवं पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, है ना, जो कि जाइलम करता है। सभी जड़ें कुछ मात्रा में भोजन का संग्रहण करती हैं, है ना। तो ये रहेंगे इनके 4 यहाँ पे जड़ के कार्य हो गए, इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आगे रहेगा। देखिए शशीमाक्षी एवं असीमाक्षी पुष्पक्रम है ना, शशीमाक्षी और असीमाक्षी पुष्पक्रम में अंतर देखेंगे। पूरा अंतर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे अच्छी तरीके से देख भी पा रहे होंगे। इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, बिल्कुल भी ये क्वेश्चन छोड़ने का नहीं है ना। इसके पहले क्वेश्चन है यहाँ पे सरल एवं संयुक्त पत्ती में अंतर, ये रहेगा आपका पूरा कंप्लीट, इसे भी कर लेंगे। सरल और संयुक्त में यहाँ पे 6-7 अंतर नहीं करने हैं, कोई 2 अंतर कोई कर लेंगे आप, 2 है ना, 2 या 3 बस इतने ऐसे कर लेना है। 3 अंतर कर लीजिएगा इसमें सरल और संयुक्त पत्ती में, है ना। देखिए आपको यहाँ पे एक प्रारूपिक पुष्प का जो है नामांकित चित्र बनाना है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा, ये चित्र दिया गया है पुष्प का, ये कंप्लीट कर लेंगे आप। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे पुष्पीय पादपों का शरीर, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन रहेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं ना, विभाज्योतक ऊतक। यहाँ पे आंसर दिया गया है कोशिकाओं को वह समूह जिनमें विभाजन की क्षमता होती है या विभाजित हो रही होती हैं या होने वाली होती हैं, यानी कि विभाजन की जो है एक असीमित क्षमता एक प्रकार से पाई जाती है ना, असीमित तो नहीं लेकिन एक अभूतपूर्व क्षमता जो है पाई जाती है, उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, विभाज्योतक ऊतक कहते हैं, है ना। ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, एक बीज पत्री तने की जो है आपको नामांकित चित्र बनाना है, आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाना है एक बीज पत्री पौधे के तने का। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन देंगे, ये रहेगा पूरा कंप्लीटली इसका आंसर। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस देने में बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे लगती है और इसके बाद हम आपको ये क्वेश्चन पहुँचा पाते हैं। और हमने जो पिछले पेपर के क्वेश्चन बताए हैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि हमने बताए थे, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कर लीजिएगा पूरे कंप्लीट। केंचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंचुआ जो है किसानों का मित्र कहा जाता है, उसके कुछ कारण यहाँ पर लिए दिखे गए हैं, तो कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो उपास्थि व अस्थि में अंतर लिखिए। देखिए अंतर दिया गया है आपको उपास्थि और अस्थि में, है ना, 2 अंतर कर लेंगे उपास्थि और अस्थि में, है ना। तो कैसे कैसे इसे क्या कहते हैं ना, इसे कहते हैं पेरियोस्टियम कहते हैं, है ना, और इसे पेरिकॉन्डियम कहते हैं। अधात्री की प्रकृति क्या होती है, इसकी सख्त ठोस होती है, इसकी आर्द्र एवं ठोस मुलायम हो सकती है ना, मुलायम होती है, ठोस ठोस होती है कुछ, ये मुलायम होती है ना। ये पूरे अंतर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला चैप्टर है आपका कोशिका जीवन की इकाई, ये वाला आपका चैप्टर पूछा जाना है, इससे जो क्वेश्चन बन रहा है। देखिए PPLO का पूरा नाम भी रखेंगे, मैं आपको OT अलग से बाद में करवा दूंगा। प्लूरोनिमोनियम निमोनिया सम जीव, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइका ऑर्गेनिज्म, ये रहेगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं, है ना, प्रोकैरियोटिक, है ना, जिनमें सीधी कहें तो जिनमें एक अविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, जिनमें अविकसित प्रकार के जो है कोशिकांग पाए जाते हैं, जो कि एकदम प्रो कोशिकाएं होती हैं, है ना, प्रो। यहाँ पर कोशिका भित्ति के 2 कार्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कोशिका भित्ति के 2 कार्य लिखिए, है ना, दिया ही गया है। कोशिका भित्ति के कार्य कर लेंगे। क्या होता है, यह कोशिका को शक्ति और कठोरता प्रदान करती है, यह कोशिकाओं के फैलाव में मुख्य भूमिका अदा करता है, यह वायवीय पौधों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत ऊर्ध्व खड़े रहने में सहायता प्रदान करती हैं। कौन, कोशिका भित्ति। तो ये रहेगा आंसर इसका। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये आपका पादप कोशिका का चित्र बनाना है आपको। पादप और जंतु ये दोनों का कर लेंगे, मैंने आपको दोनों का ही पहले बताया था कि करना है, तो दोनों का सामने दिख रहा होगा। देखिए अब पहले इसे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका पूरा बिल्कुल नामकरण किया गया है, आप हिंदी में कर सकते हैं और इंग्लिश में कर सकते हैं ना। जो जो इसमें पाया जाता है वो आप लिखेंगे। सेल बॉल है, मुख्य अंतर तो यही सेल बॉल का है, जो कि जंतु में नहीं है, इसमें है ना, प्लांट सेल में। और यहाँ पे रहेगा ये एनिमल सेल यहाँ पे दी गई है, इसे देख सकते हैं। इसका पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया गया है, पूरा यहाँ पे नामकरण भी किया गया है। इसके बाद आपको पादप और जंतु कोशिका में मैंने अंतर तो बता ही दिए हैं, है ना, तो इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका जैव अणु वाला चैप्टर है, इससे जो क्वेश्चन आने हैं वो क्वेश्चन देखिए, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखना जरूरी है। पेप्टाइड बंध, बिल्कुल क्वेश्चन मिलेगा, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, इन्हें एमाइड बंध भी कहा जाता है। एक पेप्टाइड बंध का निर्माण एक अमीनो अम्ल के अमीनो समूह की दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल समूह के साथ क्रिया से होता है ना। जब एक पेप्टाइड बंध कैसे बनता है, जब एक अमीनो अम्ल के
अमीनो समूह की दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह, यानी कि जब एक अमीनो अम्ल के जो अमीनो अम्ल होते हैं वो कार्बोक्सिलिक समूह के अमीनो अम्ल से मिलेंगे, के साथ क्रिया करेंगे, तो एक पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है उनके बीच। तो ये रहेगा इसका आंसर दिया गया पूरा। इसे एमाइड बंध भी कहा जाता है, नाम याद रखिएगा, एमाइड बंध, है ना। ये पूरा आंसर कंप्लीट रहेगा इसका। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो आपको बेसिकली इतना ही याद रखना है, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, है ना, ये याद रखिएगा। ये दिया गया यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, यह एक न्यूक्लिक अम्ल की बुनियादी संरचनात्मक इकाई होती है। न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फेट समूह से मिलकर अणु होते हैं, मिलकर बने हुए अणु होते हैं ना। आयोडीन से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो है ना घेंगा, सबसे ज़्यादा कहा जाए तो घेंगा ही आयोडीन की कमी से होता है। गर्भपात, शारीरिक विकास पर तो ये आगे और हो गए, है ना। ये सारे ये रोग हैं जो आयोडीन की कमी से हो जाते हैं, है ना। ये रहेगा आपका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, देखिए यहाँ पे दिया गया है डीएनए और आरएनए में अंतर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरएनए एवं डीएनए में अंतर। तो डीएनए यहाँ पे द्विकुंडलित होता है, आरएनए एक कुंडली का जो है अणु होता है। ये रहेंगे, इनमें अंतर आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत अंतर दिए गए हैं आपको, 5 दिए गए हैं आपको, कोई 4 अच्छे तरीके से कर लेने हैं। वैसे मैंने वीडियो बताई थी उसमें बहुत सरल भाषा में बताए थे, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ही साइंस लैंग्वेज है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत ही सरल भाषा में। देखिए अमीनो अम्ल की संरचना एवं प्रकार एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो ये रहेगा अमीनो अम्ल के बारे में, यहाँ पे पूरा विवरण दिया गया है। अमीनो अम्ल का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है आगे देखेंगे। देखिए तो यहाँ पे अमीनो अम्ल का वर्गीकरण के बारे में बताया गया होगा। देखिए उदासीन अमीनो अम्ल 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, उदासीन, अम्लीय और क्षारीय, है ना। तो उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों की परिभाषाएं भी नीचे दी गई हैं, है ना। तो इन्हें याद रखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कोशिका चक्र, ये वाला चैप्टर आपका फिलहाल तो नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन इसके आगे का चैप्टर आएगा, है ना। तो उसकी ओर रुख करते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला चैप्टर जो है आपका प्रकाश संश्लेषण, ये आपके हटाए गए हैं, इनसे मतलब नहीं है। प्रकाश संश्लेषण, इससे जो चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, देखिए प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस आपको पता होना चाहिए। तो ये देखेंगे प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए, पूछा गया है। ये रहेगा इसकी पूरी प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण की। यहाँ पे इसके वो समीकरण द्वारा समझाया भी गया है, इसे याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण को, है ना। ये रहेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपको मिलेगा ही, बिल्कुल 100% आना है, बिल्कुल C3 एवं C4 पादप, है ना। C3 प्लांट एवं C4 प्लांट में अंतर, ये रहेगा अंतर। देख सकते हैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको अच्छी तरीके से पॉज करके 2-3 बार पढ़ लीजिए। देखो ये रहेगा आपका अंतर, और इसे आपको याद कर लेना है अच्छी तरीके से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे और सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। और यहाँ पे अगला चैप्टर है आपका पादप में श्वसन, है ना। इससे जो क्वेश्चन बनेगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, बिल्कुल वार्षिक की तैयारी होती जा रही है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है उसको समझाना है आपको, तो इसे आप इंग्लिश में ही याद करना होगा आपको, हिंदी में बेटर नहीं रहेगा। देखिए इंग्लिश में ही सही रहेगा। ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की दी गई है, तो पूरी प्रक्रिया देखेंगे, ये रही, है ना। इसे समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ये पूरा यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया आप सीख लेंगे। इसके बाद आपको अगर ये नहीं हो रही है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, या तो सीधे कर सकते हैं आप, वो मैंने C3 C4 में अंतर बता दिया, और यहाँ पे ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन में अंतर याद कर लेंगे बस, है ना। ये तो करना ही ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में अंतर, ये रहेगा कंप्लीट आंसर इसका। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में अंतर, ये रहेगा, है ना। इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑक्सी और अनऑक्सी, है ना, अवायवीय और वायवीय श्वसन में अंतर, ये रहेगा, है ना। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या अनुपस्थिति में होता है, ये कंप्लीट आंसर यहाँ था इसका हो जाता है ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन का, है ना, ये रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला चैप्टर आना है पादप वृत्ति, इससे क्वेश्चन आने हैं, है ना। तो ऑक्सीजन हार्मोन के 3 कार्य लिखिए। ऑक्सीजन हार्मोन, है ना, ऑक्सीजन के कार्य देखेंगे, यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं। यह तने के दीर्घकरण व वृद्धि में सहायता देता है, क्या, ऑक्सीजन। यह यानी कि ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है ना। तो ये बिल्कुल पॉइंट याद रखिएगा, दिए गए हैं सारे। इसके बाद आपका श्वसन तथा गैसीय विनिमय, इससे क्वेश्चन आने हैं, तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। मानव में होने वाले श्वसन संबंधी जो रोग होते हैं उन 2 रोगों के नाम लिखिए। 2 रोगों के पूछे गए हैं, आप याद रखेंगे। नाक, गला, श्वास नली, फेफड़े एवं कान आदि के अंगों के संक्रमण, जिसमें श्वास लेने में भी कठिनाई हो सकती है ना।
अगर हमें कोई श्वास की समस्या है तो वो श्वसन संबंधी रोग ही है, तो गले की समस्या वो श्वसन से ही है ना, नाक में है ना, फेफड़ों में, तो वो श्वसन संबंधी एक रोग ही है। ये रहेगा। निःश्वसन किसे कहते हैं, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। निःश्वसन बोले तो बाह्य श्वसन है ना, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ये रहेगी। इस क्रिया में वायु की ऑक्सीजन को अंतः श्वसन के लिए कोशिका के जीव द्रव्य तक पहुंचाया जाता है। ये रहेगा कंप्लीटली आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जब इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे, तब भी कराया था, आज भी करा रहा हूँ। ये रहे, देखिए ये इसका नामांकित चित्र यहाँ पे दिया गया है, ये कंप्लीट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे इसका पूरा वर्णन यहाँ तक दिया गया है, ये रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन रहेगा, देखिए शरीर द्रव तथा परिसंचरण। इससे जो क्वेश्चन आने हैं आपके, देखिए वैसे तो कई सारे क्वेश्चन हर चैप्टर से आ रहे हैं ना, तो हर चैप्टर को लेकर तो चलना ही है। यहाँ पर रहेगा रक्त एवं लसिका में अंतर, ये कर लेना है, बिल्कुल से नहीं छोड़ना है। रक्त हो गया, रक्त लसिका में हो गया, सरा और धमनी में अंतर हो गया है ना, रक्त लसिका में कर लेंगे है ना। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है ना। और मनुष्य हृदय की आपको संरचना सीख लेनी है ना, अनुप्रस्थ काट का सीख लेंगे। मनुष्य के बाह्य जो है उसका सीख लेंगे, चित्र आपको अच्छे से कर लेना है। ऐसे नोड एवं ए नोड है ना, मतलब सिरा अलिंद नोड एवं अलिंद निलय, इनमें अंतर याद कर लेना। ये रहेगा एबी नोड ऐसे नोड, इनमें अंतर कर लेंगे। इसके बाद आपका आना है, ये लास्ट चैप्टर है जो कि आपका आना है ना। इससे जो क्वेश्चन रहेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे वृक्क की संरचना, यानी कि किडनी की संरचना आपको यहाँ पे बनानी है। तो ये रहेगी एक किडनी यहाँ पे मनुष्य की, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपके जो चैप्टर हैं वो नहीं पूछे जाने हैं, तो इतना आपका आना है चैप्टर में। जो मैंने बता दिए वो बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, और ये सारे जिस विद्यार्थी ने क्वेश्चन कर लिए ना, जितने मैंने बताए हैं, तो वो यहाँ पे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे अंक यहाँ पे अर्जित करेगा है ना, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन मैंने बताए बहुत ही सिलेक्टेड हैं, मोस्ट सिलेक्टेड हैं। तो जल्दी ही अगला वीडियो आएगा जिसमें हम और सारे आपके ओटी भी कंप्लीट करवा देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन तैयार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।